उसके बाद डिस्कवरी ऑफ, वो न्यूट्रॉन भी ले सकते हैं लेकिन न्यूट्रॉन इसी में आ जाएगा। आया समझ में? न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस मिल गया तो हमें न्यूट्रॉन भी मिल जाएगा। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो पहले एक बार देख लेते हैं हम। ओके, एटम के अंदर क्या क्या रहता है मुझे ये बताओ, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कर रहे हैं तो एटम के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो क्या क्या होता है बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एटम है, ऐसा ही दिखता है ना एटम। ये एटम है और इसको थ्री में अगर देखेंगे, थ्री में भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझने में ईजी होगा। एटम, ये एटम, ओके, देखो एटम कुछ ऐसा दिखता है। ओके, आ, अब इसके अंदर क्या क्या होता है ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। ये इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। ओके, ऑलरेडी इसमें मेंशन किया गया है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें इसी न्यूक्लियस के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्रोटॉन प्लस एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन। ओके, तो न्यूक्लियस किन दो चीज़ों से बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें देखो एक रेड पार्ट है, एक येलो पार्ट है। तो ये जो रेड और येलो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में दो हिस्से हो गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, अब इसके चारों तरफ ये एक रेडियस होती है, या रेडियस नहीं बोल सकते, इसको ऑर्बिट बोलेंगे। इस ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। दिस सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। उसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। तो ये जितने भी सर्कुलर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रीन कलर में, इसको हम नाम देंगे ऑर्बिट या शेल। क्या बोलेंगे इसको, शेल। ऑर्बिट बोलेंगे या शेल बोल सकते हैं इसको। आया समझ में? ओके, इसके अलावा इसमें देखो आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियन और सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और जिसके ऊपर रिवॉल्व करेगा उसको हम ऑर्बिट बोलेंगे। ओके, ओके, इसके अलावा अभी इनकी डिस्कवरी करनी है हमें। इनकी क्या करनी है हमें, डिस्कवरी, कि ये कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे पता चला कि प्रोटॉन होता है। उसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवरीज की थी। उसमें पहली डिस्कवरी थी थॉमसन मॉडल। इस प्रोटॉन की डिस्कवरी, पहली डिस्कवरी क्या थी, थॉमसन। थॉमसन के बारे में कुछ पता है आपको? थॉमसन ने प्रोटॉन का भी डिस्कवरी किया था, इलेक्ट्रॉन का भी डिस्कवरी किया था। अभी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बताया था और थॉमसन ने उसी टाइम पे एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं प्लम। आपको पता है प्लम, प्लम या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसको, वाटरमेलन मॉडल इसने दिया था। इसने बोला था कि एक एक स्फीयर है, एक एटम स्फीयर के जैसा दिखता है। एटम कैसा दिखता है, स्फीयर के जैसा। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बल्डेड इनटू इट। इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बल्डेड होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं ऐसे। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बल्डेड इनटू द स्फीयर, मतलब स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, एम्बल्डेड। आया समझ में, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बल्डेड इनटू इट। ओके, सो इट इज लुकिंग लाइक अ वाटरमेलन। सो दिस वाटरमेलन इज, अभी देखो जिसमें ग्रीन पार्ट होता है आपको पता होगा, वाटरमेलन में क्या रहता है, बाहर क्या होता है, ग्रीन पार्ट रहता है वाटरमेलन में, ऐसे रहता है कि नहीं। और उसके अंदर वाला हिस्सा कैसा होता है वाटरमेलन में, रेडिश होता है और उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। तो अब जो ग्रीन वाला पार्ट है वो एक स्फीयर हो गया
और उसके अंदर जो रेड वाला पार्ट है वो रेडिश पार्ट को उसने बोला कि ये प्रोटॉन होंगे। उस रेडिश पार्ट को उसने क्या बोला? these are called proton. Okay, and the remaining seeds, the seeds, black color seeds जो है, ये जो black color के जो seeds है, उन seeds को उसने नाम दिया क्या? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? इसमें प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस स्फीयर इज नथिंग बट द एटम। इस स्फीयर को उसने नाम दिया क्या? एटम। समझ में आ रहा है आपको? इसने इसको एटम लिखा। ओके, अब इसने ये भी बताया था कि द मास ऑफ द एटम इज वाइडली स्प्रेड ऑल ओवर द स्फीयर। ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ द एटम इज डिपेंडेंट ऑन द होल स्फीयर, पूरे स्फीयर के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा उसने बोला था। जैसे एक वाटरमेलन का मास होता है, उसी तरीके से एटम का मास होता है जो कि पूरे स्फीयर के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा उसने बोला था। लेकिन ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। मास किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक मास इज डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियस। ओके, ये बाद में थ्योरी आई, लेकिन उससे पहले इसने ऐसा ऐसा बताया था। समझ में आ रहा है? ओके, मैंने क्या बोला कि एक तो इसने बोला था कि द watermelon is looking like a sphere. Okay, the atom is looking like a sphere and electrons are embedded into it. Okay, and the reddish part is nothing but the proton. Okay, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या था? द मास ऑफ द एटम इज वाइडली स्प्रेड ऑल ओवर द एटम। समझ में आया आपको? पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? वो ऑलरेडी बुक में भी दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद उसने बताया था थॉमसन ने एक और डिस्कवरी की, ये इसने दो डिस्कवरी की थी, एक प्रोटॉन की थी, लेकिन प्रोटॉन में वो फेल हो गया। प्रोटॉन की थी, प्रोटॉन में उसने वाटरमेलन मॉडल के बारे में बताया। इसके अलावा उसने एक और डिस्कवरी की जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। पता है आपको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? आप बोलो, उसके बारे में कुछ पता है तो बताओ। नेगेटिव और एक मिनट, एक अच्छा सा डायग्राम ले लेते हैं। ये ले लेते हैं। इसका कहाँ यूज होता है आपको पता है? इसका रियल यूज पता है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का? आपने टीवी देखी है घर पे? वो छोटी वाली टीवी वो आती है, डब्बे वाली टीवी, उसमें ये मैकेनिज्म होती है। अरे ये उल्टा हो गया, स्विच कर दिया था क्या मैंने? ये उल्टा कैसे आ रहा है? ये उल्टा कैसे हो गया? या तो मैंने स्विच कर दिया कुछ, तो मुझे भी नहीं मालूम क्या हुआ ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ओके ओके, उर्दू में कर दिया क्या मैंने? कहा इंग्लिश किधर है? आई थिंक गलती से टच हो गया मेरे से इधर। कहाँ इंग्लिश कहाँ लिखा हुआ है? हाँ 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 हाँ, ये इधर ना। ओके ओके ओके, वो गलती से शायद टच हो गया मेरे से। ओके, इसमें रियल डायग्राम भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए कि एक्चुअली में इसका यूज़ कहाँ होता है। तो ये जो टीवी होती है, ये वाली, आपने टीवी देखा है इस तरीके के कभी खुलते हुए देखा है आपने? ओके, तो ये जो टीवी रहती है उसमें
ऐसा एक मैकेनिज्म होता है, आपको पता होगा शायद, टीवी के पीछे। ओके, तो जो टीवी के पीछे है, अभी मैं आपको दोनों एक साथ कंपेयर करके बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। ये जितने भी आजकल टेलीविज़न, कैमरा, जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं जो चाइना बनाती है, तो उनमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अभी कैसे यूज़ होती है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल, पहले तो ये इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर इसके ऊपर आएंगे हम। ओके, अब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, डिस्चार्ज, इसका एक एक वर्ड का मीनिंग है यहाँ पर। कैथोड रे या कैथोड रे, कैथोड से निकलने वाली रेस, और डिस्चार्ज का मतलब है कि ये वैक्यूम में किया गया है। किसमें किया गया है, वैक्यूम में। आया समझ में? तो कैथोड रे है और वो भी डिस्चार्ज हुई है ट्यूब के अंदर, वो उस ट्यूब के अंदर वैक्यूम है। आया समझ में? अभी यहाँ पर बैटरी सोर्स लिया है कि नहीं? तो यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। आया समझ में? नेगेटिव ऐसे जाएगा। ओके, तो यहाँ देखा जाए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अभी हमें नहीं पता है, वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको नहीं पता है कि यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो मैं इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अज्यूम कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, कैथोड रे। तो यहाँ से कुछ रेज निकली है इस बैटरी से, वैसे ही इस बैटरी से अब इसको कनेक्शन देंगे नीचे, तो यहाँ पे रे आएगी इसके अंदर, इस मदरबोर्ड के अंदर। अब जैसे रे आएगी तो वो रेज यहाँ से जाएगी अंदर की तरफ, गई। अब इस जगह पे यहाँ पर एक लगा होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल, टीवी के अंदर भी होता है, ग्रीन कलर का रहता है वो। जब टीवी चालू होती है तो ग्रीन कलर में ऐसा एक शेड दिखता है हमें, टीवी बंद होती है तब भी ग्रीन कलर का शेड दिखता है, पता है आपको? तो बेसिकली यहाँ पर ग्रीन ग्लो होता है इस जगह पे, ऐसा यहाँ पे। तो हमें टेलीविजन का जितनी भी इमेज दिखती है वो इस तरफ दिखती है, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा रहता है, आया समझ में? यहाँ से रेज आती है इसे, और इसके अंदर हवा नहीं जा सकती। अगर इसके अंदर हवा जाएगी तो फिर वो इमेज अब क्रिएट नहीं होगी, वैक्यूम रहता है इसके अंदर। ओके, तो अभी होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ से रेज आया, द रेज इज अराइज फ्रॉम द कैथोड। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर कैथोड है लेफ्ट साइड में और यहाँ राइट साइड में एनोड है। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, याद रखना, और एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। सो जो रेज निकलेगी, कैथोड रेज आर अराइज फ्रॉम द कैथोड, कैथोड रे अराइज होगी कैथोड से, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स, किसकी तरफ जाएगी, एनोड की तरफ। ओके, एंड व्हाई इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एनी रीजन? ये स्ट्रेट लाइन में ही क्यों मूव कर रही है, ये डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है, वैक्यूम में है। अगर यहाँ पर मीडियम होता, हवा होती, तो यहाँ पर ये रेज इधर उधर जा सकती थी कि नहीं? क्यों जा सकती थी? बिकॉज हवा में क्या होता है, इलेक्ट्रिक, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है हवा के अंदर, मतलब मीडियम के अंदर। तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो यहाँ टर्मिनल आ जाएंगे दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो उसकी वजह से जो रेज है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट होगी। अब डिस्ट्रैक्ट होगी तो इधर जा पाएगी क्या, फिर इमेज बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो अगर इसमें कहीं भी हवा पास होगी ना तो ये खराब हो जाएगा टीवी। आया समझ में? अगर इस टीवी के अंदर कहीं भी हवा पास हुई तो ये टीवी बिगड़ जाएगा, इसमें इमेज नहीं बनने वाली। क्यों इमेज नहीं बनेगी? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जो कैथोड रे यहाँ से पास हो रही है, वो इधर उधर चली जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइट वैक्यूम पंप लिया, वैक्यूम पंप लेके उसको वैक्यूम क्रिएट किया इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर। तो उसकी वजह से जो ट्यूब है वो डिस्चार्ज हो गई, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहा। ओके, अब कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, द रेज अराइज फ्रॉम द कैथोड एंड इट इज मूव्स टुवर्ड्स एनोड। जब एनोड की तरफ मूव करेगी, उसको येलो ले लो, हाँ, एनोड की तरफ मूव करेगी, यहाँ पर सॉरी, ये ग्रीन कलर का ग्लो दिखा देता हूँ। हाँ, एनोड की तरफ मूव किया तो क्या होगा, इट स्ट्राइक्स ऑन द एनोड। देखो, इट इज अराइज फ्रॉम द कैथोड एंड इट स्ट्राइक्स ऑन द एनोड, and when it strikes on the anode, this green color
फ्लोरोसेंट मटेरियल, दिस ग्रीन कलर फ्लोरोसेंट मटेरियल विल ग्लो, वो ग्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे टकरा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो मटेरियल है वो क्या होने लग जाएगा, ग्लो होने लग जाएगा। तो उससे पता चला हमें कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जो इससे टकरा रहा है। ग्लो करेगा इसका मतलब तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा कुछ है जो इससे टकरा रहा है। तो उसको हमने फिर क्या नाम दिया, उसको नाम दिया कैथोड रे। एंड देन कैथोड रे तो था ही, लेकिन ये जो कैथोड रे थी इनका चार्ज था नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। इन दिस वे वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन एंड इसी तरीके से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। आया समझ में? तो पहला पॉइंट क्या था, कैथोड रे अराइज फ्रॉम द कैथोड एंड इट इज मूव्स टुवर्ड्स एनोड। सो देयर इज एब्सेंस ऑफ, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर, सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या था, वी कैन सेट अप this whole setup is in the vacuum. When we pass the current into the, when we pass the voltage into this circuit, it arise this cathode and ये कैथोड यहाँ रेज यहाँ से अराइज होने लग जाएगी जब इसमें बैटरी सोर्स पास होगा। तो ये पॉइंट लिख सकते हो एक। और फिर क्या होगा, and it strikes it moves towards the anode and it strikes on the anode, and anode is having the fluorescent material, it will glow. Okay, and in this way we can find the cathode rays which is negatively charged and it is also nothing but the electron. समझ में आया? क्लियर हुआ? पक्का? एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बट इसका कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये अपना जो टीवी आता है या जितने भी सेटअप होते हैं इस तरीके के टेलीविज़न वाले, और भी सेटअप हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि टीवी के अंदर ही हो, ऐसे वाले सेटअप और भी है। तो बल्ब में होता है, बल्ब देखा आपने, बल्ब में भी ऐसा ही सेटअप होता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके अंदर ये वाला मटीरियल, ये वाला कॉन्सेप्ट वर्क करता है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े अपन। ओके, नेक्स्ट है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड पता है आपको, इसने क्या बताया था? हाँ, गोल्ड फॉइल वही है, सोलार नहीं। सोलार कहाँ से आ गया? सोलार नहीं है। हाँ, इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स पास होंगे। ओके, और इसका 3D मॉडल भी बता देता हूँ मैं आपको। कट कहाँ से होगा? नहीं, अपने को कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब नहीं चाहिए ना, अपने को रदरफोर्ड चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, इसमें एक सा फॉइल था इस तरीके का। ओके, अब इसमें ये सोर्स है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसमें से ऐसे लाइट आ रही है। लेकिन पहले इसको समझो कि ये जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में जा रही है यहाँ पर, है ना? तो स्ट्रेट लाइन में इसको, इस लाइट को पहले बनाने के लिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है यहाँ पर है। अब रेडियो एक्टिव सोर्स होता है यूरेनियम, आपको शायद पता होगा, यूरेनियम हो सकता है उसमें, यू, या थोरियम हो सकता है। आपको पता है थोरियम एंड यूरेनियम के बारे में? सो इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होंगे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव सोर्स क्या करेगा,
वो लाइट को ऐसे स्प्रेड करेगा ऐसा। इसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मतलब हाँ, पॉलीक्रोमेटिक हो सकती है, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज नहीं है, ये स्प्रेड हो रही है लाइट। जैसे ये लाइट है, ये पॉलीक्रोमेटिक में आएगी क्योंकि इसमें अलग अलग कलर क्रिएट हो सकते हैं। वाइट कलर की लाइट पॉलीक्रोमेटिक है, लेकिन हमें लाइट बनानी है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक या प्लेन पोलराइज, मतलब हमें ऐसा स्प्रेड नहीं होनी चाहिए लाइट, क्योंकि ऐसे स्प्रेड होगी तो न्यूक्लियस का पता कैसे चलेगा। अभी मान लो यहाँ नीचे एटम है, बहुत सारे एटम है, लेकिन अब लाइट ही स्प्रेड हो रही है तो वो टकराएगी कैसे एक जगह पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइट को स्प्रेड ना करके, ये जो स्प्रेड हुआ है लाइट, तो उसके लिए एक लेड स्क्रीन यूज की। ओके, यहाँ पर सोर्स था, फिर एक लेड स्क्रीन यूज की जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं? पोलराइजर। ठीक है, तो ये पोलराइजर क्या करता है, ये पोलराइजर इस लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करेगा ऐसा। समझ में आ रहा है? ये पोलराइजर मतलब एक तरीके का लेंस जैसा होता है। ये लेंस कैसा, वो मैग्नीफायर नहीं होता क्या जिसमें धूप में हम कागज को जलाते हैं, तो वैसा पोलराइजर रहता है। वो क्या करता है, अगर लाइट स्प्रेड हो रही है ना, तो उसको एक जगह पर एक लाइट को में कन्वर्ट कर देगा। जैसे टॉर्च वगैरह नहीं होती एकदम सीधी वाली, लेजर लाइट टाइप, तो लेजर लाइट के जैसा ऐसा लाइट यहाँ से निकलेगी जब इसके इसके थ्रू पास होगी तो उसको बोलेंगे पोलराइजर। तो ये जो लाइट होगी इसका नाम, इसको हम नाम देंगे प्लेन पोलराइज लाइट। इसका नाम सुना है आपने, प्लेन पोलराइज लाइट। तो लाइट प्लेन पोलराइज हो जाएगी और फिर उसके बाद ये टकराएगी इस तरीके से। दिखाई दे रहा है आपको? ये जो लाइट है वो इस तरीके से टकराएगी इससे। अब ये गोल्ड फॉइल है, तो ये गोल्ड फॉइल से यहाँ टकरा रही है, देखो दिख रहा है आपको। अभी जब टकराएगी इससे, तो इसमें 3 तरीके के मैकेनिज्म्स होंगे। अब यहाँ पर अलग अलग जगह पे एटम्स है, अल्फा पार्टिकल्स है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ इस जगह पे एटम है, इस जगह पे एटम है, एटम बहुत सारे हैं, ये गोल्ड फॉइल है ना, तो यहाँ पर एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, इधर एटम है बहुत सारे। तो होगा क्या कि जब ये लाइट यहाँ से, अभी इसके बाद यहाँ आ जाओ, ये मैं इसके थ्रू समझाऊंगा अभी। तो अब अल्फा पार्टिकल आ रहा है इधर से, अल्फा पार्टिकल ही आएगा ना, इनसे रेडियो एक्टिव सोर्स है, तो रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, उसको हम बोलेंगे हीलियम पार्टिकल। क्या बोलेंगे? हीलियम पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज आल्सो नोन एज हीलियम पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और मास नंबर होता है 4। यहाँ पे 2, ये मास नंबर 4, तो इसीलिए इसको इससे कंपेयर किया जाता है हीलियम से। तो अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से आएगा तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल, वो पास हो जाएंगे। लिखा भी है देयर इज नो डिफ्लेक्शन। अब नो डिफ्लेक्शन का मतलब सीधा सीधा चले जाएंगे। अब यहाँ लिखा है स्मॉल डिफ्लेक्शन। स्मॉल डिफ्लेक्शन का मतलब है कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। कैसे होंगे, ये देखो हो रहा है, हो रहा है, देखो क्यों होंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस के आसपास से होते हुए गुजरेंगे। अभी एक मान लो खुला ग्राउंड है, उस ग्राउंड से आप भाग के जा रहे हो, उसमें कोई है ही नहीं, तो आप टकराओगे नहीं किसी से। लेकिन अगर उसमें 10-15 लोग हैं, लेकिन आप देख के नहीं भाग रहे हो, तो क्या होगा, टकरा के आप इधर उधर, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। तो ये यहाँ पर जो एटम है, अगर उससे टकराया, वो एटम के न्यूक्लियस के आसपास से भी गया ना, वो न्यूक्लियस के आसपास से, तो टप्पा खा के उधर चली जाएगी, एक बॉल के जैसा है ये, टप्पा खाया इधर उधर मूव करेगा। आया समझ में? तो उसको बोलते हैं स्मॉल डिफ्लेक्शन। सो फ्यू ऑफ द रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आया समझ में? मोस्ट ऑफ द रेज आर पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल, some of the rays are deflected by some angle, okay, and very few of the rays are reflected back या bounce back। बाउंस बैक का मतलब समझते हो, पहले इधर जा रही थी, वापस से रिटर्न आ गई, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो द फाइनल, द फ्यू ऑफ द रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक या बाउंस बैक,
बाय 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल से रिटर्न आएगी। अब क्यों रिटर्न आई? क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल था वो पॉजिटिवली चार्ज था। क्या था अल्फा पार्टिकल? पॉजिटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ जाएगा इस न्यूक्लियस पे, यहाँ गया या यहाँ पर गया, तो इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज है? न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव है ना। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है? प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं है, होता है क्या? जीरो होता है। तो प्रोटॉन क्या चार्ज होगा? तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से जो आ रहा है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? हाँ, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिपल्शन। रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में, तो रिपल्शन होगा, उसकी वजह से वो बाउंस बैक होगा। और इससे हमें पता चला कि रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब द एटम, द गोल्ड फॉइल इज हैविंग सम स्पेस वेयर द पॉजिटिव चार्ज इज देयर। मतलब गोल्ड फॉइल में ऐसी कोई स्पेस है जहां पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, और वो कहाँ पर अवेलेबल है? जहां पर रिपल्शन आ रहा है। तो उसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस। उस पॉजिटिव चार्ज वाली पोजीशन को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, और साथ साथ में प्रोटॉन की, और इसकी भी हो गई। न्यूक्लियस पता चल गया तो ये भी पता चल गया। ओके, और कुछ आपको इसमें डाउट है अभी तक जो मैंने बताया? आपको ऐसे ही सिखाते थे वहाँ पे भी? नहीं, 11th में ऐसे सिखाते थे आपको उधर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसे बताया? फास्ट फास्ट सिखाया, लेकिन ऐसे डेप्थ में बताया गया है सब ऐसे?